बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान की आवाज़ में स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं सलमान हैदर और मैं हूं आयशा एहतिशाम। और आपको ट्रांसमिशन के आगाज के साथ ही यही खबर देते चलें जो कि बिल्कुल आप तक पहुंच गई होगी कि नवाब सनाउल्लाह ज़हरी जो है वो इस्तीफा दे चुके हैं, उनकी तरफ से कंफर्म किया जा चुका है। न्यू न्यूज़ की स्क्रीन पर हम दिखा चुके हैं और यही कहेंगे सलमान के बिलाखिर नवाब सनाउल्लाह ज़हरी जो है उनको कायल कर ही लिया गया नून लीग की जानिब से कि वो इस्तीफा बिल्कुल जारी हालत नवाब सनाउल्लाह ज़हरी की आज 3 बजे तक भी बिल्कुल दुरुस्त रही। बहरहाल वो गवर्नर से मिले, मोहम्मद खान अचकज़ई साहब से, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन थोड़ा सा देरी जरूर की गई। अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री में सिर्फ बलूचिस्तान के सूबे की बात करें तो 3 बार ऐसा हो चुका है कि वज़ीर के लिए तहरीक अदम एतमाद आई, लेकिन 2 बार ऐसा हुआ जिस दिन तहरीक पेश की गई उसी वक्त वज़ीर आला ने इस्तीफा भी दे दिया। लेकिन आखिरी वक्त तक कोशिशें जरूर जारी रही कि किसी तरह जोड़ तोड़ हो। लग रहा है सलमान के बहुत मुश्किल से कायल किया गया है, क्योंकि हमने देखा कि वज़ीर आज़म भी आए, कायल करने की कोशिश की गई और हमने ये भी सुना कि नवाब सनाउल्लाह ज़हरी जो ये कह रहे थे कि मैं सामना करूंगा तहरीक अदम एतमाद का, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, लेकिन बिलाखिर उनको जो है वो कायल कर ही लिया गया कि इस्तीफा दे दिया जाए। बिल्कुल हमारे साथ जो है हमारे मेहमान भी मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदगान भी मौजूद हैं स्पेशल ट्रांसमिशन में, जिनसे हम उनका तज्जिया लेने की कोशिश करेंगे, उनकी राय लेने की कोशिश करेंगे। बुशरा कमर ने हमें ज्वाइन कर लिया है, नुमाइंदा न्यू न्यूज़ कोयटा से। बुशरा, क्या हो रहा है इस वक्त कोयटा में, क्योंकि इस्तीफा सामने आ चुका है, अब आगे क्या होगा? अब तो यकीनन जो तहरीक अदम एतमाद वाला जो इजलास बैठने जा रहा था वो नहीं होगा। जी, जिस तरह से पहले सुबह से एक गर्मा गर्मी देखने में आ रही थी, दोनों अरकान की जानिब से मुलाकातों और उठने मनाने का सिलसिला जो है वो जारी था, लेकिन अब जैसे ही बलूचिस्तान असम्बली का इजलास का टाइम हुआ तो तहरीक अदम एतमाद लाने वाले जो अरकान हैं वो सारे के सारे असम्बली की तरफ जो है वो आए हैं और उन्होंने मीडिया से बात भी की, जिसके बाद सरफराज बुगटी जो साबिक वज़ीर दाखिला है उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये नवीद सुनाई के साबिक जो वज़ीर आला बलूचिस्तान है उन्होंने अपना इस्तीफ़ा गवर्नर बलूचिस्तान को दे दिया है और उन्होंने इस पर शुक्र अदा किया। उनका कहना था कि जो तहरीक लाई गई थी वो उनकी कामयाब हो गई और वज़ीर आला बलूचिस्तान जो अपना इस्तीफ़ा देकर जो है वो यहाँ से जो है फारिग हो गए हैं। पहले तो वज़ीर आला बलूचिस्तान के तर्जुमान की जानिब से ऐसी खबरें आ रही थी सामने कि उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया और बुशरा यही कहेंगे ना जान अचकज़ई साहब के इस्तीफा नहीं दिया। लेकिन बुशरा, अब ये कहा जा सकता है कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के कोई एक और शख्स भी हम नवा हो गया है, चाहे वज़ीर आला की हो क्यों ना हो, कि जो कह सके कि मुझे क्यों निकाला? जी बिल्कुल, जिस तरह से जब 2 जनवरी को तहरीक अदम एतमाद की तहरीक लाई गई उसके बाद जो है तहरीक अदम एतमाद लाने वाले अरकान जो है मीडिया के सामने आते रहे, खासतौर पर मौलाना वासे उनकी जानिब से ये कहा गया कि पहले जो है एक शख्स कहा करता था कि मुझे क्यों निकाला, लेकिन अब इसके बाद बहुत जल्द एक और शख्स आ जाएगा, वो भी यही कहेगा कि मुझे क्यों निकाला। लेकिन उससे पहले ही वज़ीर आला बलूचिस्तान ने खुद ही इस्तीफ़ा दे दिया और उनका जो उन्होंने जो बयान दिया था मौलाना वासे साहब ने, अपोजिशन लीडर के जो हैं उन्होंने जो बयान दिया था कि मुझे क्यों निकाला गया, ये कहेंगे सीएम बलूचिस्तान, लेकिन उससे पहले ही सीएम बलूचिस्तान ने हार मान ली और अपना इस्तीफा जो है वो गवर्नर बलूचिस्तान को दे दिया है। जी ठीक है बुशरा कमर, आप हमारे साथ ही रहेगा, हमारे पास हमारे मेहमान भी मौजूद हैं, उनसे हम बिल्कुल इस पर राय और उनका तज्जिया लेंगे। तारुर रहमान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर तज्जियाकार हैं, इसके अलावा और मकबूल जान साहब भी स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं। और ये सब आपसे मैं आगाज करना चाहूंगी, ये जो सारी सिचुएशन है इस वक्त बिल्कुल आपके सामने है, क्या यही एक वाहिद हल था इस वक्त नून लीग के पास और वो इस्तेमाल कर लिया गया, और क्या हम ये कहें तो बजा होगा कि बलूचिस्तान की जो हुकूमत है वो बचा ली गई है? मुकाफात अमल है, 2 दफा ऐसा हुआ है। 1988 की जब असेंबली आई थी तो नवाब अकबर बुगटी जो थे वो इलेक्ट हुए थे और नवाज शरीफ साहब पंजाब से इलेक्ट हुए थे और उन्होंने मिलकर एक मूवमेंट चलाई थी, बेनज़ीर का APC बनी थी बाकायदा, नवाज़ा नसरुल्लाह वहाँ आए थे और ये महमूद खान अचकज़ई जो आज उनके साथ हैं इन्होंने नवाज शरीफ का काले झंडों से इस्तकबाल किया था एयरपोर्ट से कि ये पंजाबी यहाँ आ गया है और ये है और वो है और सारा कुछ। उस दौरान हुआ ये था कि 1.5 साल के बाद 90 में गवर्नमेंट चली गई थी, गुलाम साकिब से मिलकर बेनज़ीर की गवर्नमेंट खत्म करा दी थी। इन दोनों का इत्तेहाद हुआ था और एक अभी जो इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी हैं बाबर याकूब फतेह अहमद, उनको वहां रखा गया था कि इलेक्शन को मॉनिटर करो। हमें नवाब बुगटी 12 सीटों से मिलकर आए थे, मेजॉरिटी थी, दोनों समझ रहे थे कि हुकूमत बन रही है और नवाब बुगटी ने चीफ मिनिस्टर आना था। नवाज शरीफ साहब ने अपने नून लीग के लोगों को कहा कि नवाब बुगटी के खिलाफ बातें शुरू करो। सरवर काकर और ताज जमाली को चाहते थे अपना वज़ीर आला लाएं, ताज जमाली को उठाएं, उनके खिलाफ मूवमेंट चली। नवाब बुगटी जो थे उनको साइड पे करके दूसरों से तात करके गवर्नमेंट बना लेंगे। अच्छा, कुछ अपडेटेड खबर है और ये सब सॉरी टू कट यू हमें रांझा साहब ने, खालिद रांझा साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, लेकिन आजम उल्फत हैं कोयटा में। आजम, फ्रेश अपडेट्स क्या हैं आपके पास, ये बताइएगा।
जी, वजीर आला बलूचिस्तान ने इस वक्त गवर्नर हाउस में और वो अपना इस्तीफा पेश कर दिए है और गवर्नर हाउस के जराये ने इस बात की तस्दीक की है कि गवर्नर बलूचिस्तान मोहम्मद खान अचकजई ने इनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया है। इस्तीफा 8 सफ़ों पर मुश्तमिल है जो न्यू न्यूज को पहली मरतबा न्यू न्यूज को हासिल हुई है। ये वजीर आला के अपने हाथ लिखा हुआ इस्तीफा, जिसमें उन्होंने अपने नून लीग के साथियों से अपने इस्तीफे में गिले शिकवे भी किए हैं और यहाँ तक कहा है कि कल पार्टी की मरकजी कायद वजीर आजम पाकिस्तान शायद खाकान अब्बासी इनसे मिलने के लिए आए भी, लेकिन उनको ये गिला था अपने नून लीग के साथियों से कि उन्हें उनसे मुलाकात तक गवारा नहीं की जो मुल्क के वजीर आजम है और नून लीग के मरकजी रहनुमा है। और साथ साथ ये भी मैं बताता चलूं कि 7 सफ़ों पर मुश्तमिल वजीर आला के इस्तीफे में ये भी वजाहत की गई है कि वो इन 2 साल के अरसों में तमाम पूरे बलूचिस्तान के डिवीजन और इजला को तरजीह बुनियादों पर तरक्याती कामों के मंसूबे दिए, किसी के साथ जो है ना इम्तियाजी सलूक नहीं किया। हाँ, अलबत्ता एक जगह पे अपने इस्तीफे में ये भी एक किस्म का इकरार किया है कि वो नून लीग को अपना घर का समझते थे, इसलिए उनको इतना अच्छा, बहरहाल इस्तीफा ये गिले शिकवों से भरपूर ही था। उल्फत, आपसे मजीद बात भी करेंगे और ये सब अपनी बात पहले कंप्लीट कर लें। अख्तर मैंगल और नवाब बुगटी इकट्ठे थे, नवाज शरीफ को 4 सीटें थी सिर्फ। अख्तर मैंगल ने बकायदा इनके साथ कोलिजन बनाई और इतनी कुर्बानी दी कि उसने गाड़ी चलाई थी और उसको लोग ताना देते थे बलोच कि तुमने वो बग्गी रस्म ताज़ा कर दी है जो सरदार बग्गी चलाते थे ना उसकी वायसराय की। फिर वो बंदा जो था एटमी धमाके में साथ था नवाज शरीफ साहब के और उसने बकायदा बलूचिस्तान को काम डाउन किया। मोटरवे पे हाथ पकड़ के साथ चला। नवाज शरीफ साहब ने सनाउल्लाह ज़हरी को उठाया, उसी की पार्टी के अंदर से रिफ्ट पैदा की, बकायदा 9 अरकान, ऐसे 9 अरकान तोड़े और अख्तर मैंगल बेचारे ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि उसी की पार्टी के अंदर वही वार जो है नवाज शरीफ साहब का वापस आया है कि उसी की पार्टी, इसे कहते हैं मकाफात अमल गाफिल में, उन्हीं की पार्टी के अंदर से लोग निकले, उन्हीं की पार्टी के अंदर से उनको समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें, बंदा को नहीं रह गया था। दूसरी ये थी कि उनके ऊपर एक बात यह थी कि करप्शन चार्जेस भी, सनाउल्लाह ज़हरी मतलब जिस किस्म का आदमी था वो उस जमाने में चंगेज बरी ने बड़ा पुराना साथ दिया था नवाब उसका। 2 चीजों की वजह से नाराज थे। एक तो ये थे कि नवाज शरीफ साहब से साथ हम 12-13 लोग आ गए हैं, हमारी मेजॉरिटी है, उसके बावजूद भी 3 रुकने बंदों की काबीना डॉक्टर मालिक को उन्होंने दे दिया। और डॉक्टर मालिक में अगर कोई वो दिखाई होती ना कि करप्शन ना की होती, पूरी दुनिया में बड़ा स्कैंडल वहां पर उठाया है उसके अंदर। फिर उन्होंने कहा कि वो चंगेज मरी को लाना चाहते थे कि वो खैर बख्श मरी का बेटा था, वहां से आया था, अपने पूरे खानदान को छोड़ के इसके साथ चले थे, पंजाब की गाली, पंजाबी होने की गाली खाई थी, उसके बावजूद भी उन्होंने सनाउल्लाह ज़हरी को बिल्कुल। लियाकत शामानी साहब भी हैं तज़कियाकार, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, कामिल अली आगा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। आप सबको बहुत वेलकम। आप सबकी जानिब आऊँगा, लेकिन अताउर रहमान साहब आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ये बताइएगा क्या वजह ऐसी हुई, वज़ीर आज़म का पर्सनैलिटी इम्पैक्ट ही काम नहीं आया, 3 वफाकी वज़रा भी उधर मौजूद रहे, खानों पर बुलाया, खानों पर नहीं आए, जो दोस्त थे वो दोस्त ही नहीं रहे। इवन मुस्लिम लीग नून के कुछ अरकान ऐसे हैं जिन्होंने 6 के 6 ने इस्तीफा दिया। JUI का भी ऐसा मामला कि एक बार बड़ा क्लियर स्टांस लिया हुआ है। आपको क्या लग क्या रहा है? वज़ीर आज़म का इम्पैक्ट कायम होता तो अपनी वजारत उज़्मा तो बचा लेते ना। एक कामे जैसे खोखले इल्ज़ाम पर उन्हें उठाकर मक्खन से बाल की तरह बाहर फेंक दिया। ये पाकिस्तान की सियासत के ख़ास डायनामिक्स की एक तस्वीर है। यहाँ पर सियासतदान, सियासी जमातें, खा कोई हो, वो मिलकर भी इतनी मुअस्सर नहीं होती जब मुक़्तदर कुव्वतें तय कर लें कि उन्होंने ये काम करना है, फ़लाँ की हुकूमत को लाना है और फ़लाँ को घर की राह दिखाना है, तो फिर 1000 जवाज़ ढूंढे भी जा सकते हैं, ढूंढे भी जाते हैं और फिर नए इत्तेहाद बनाए भी जाते हैं और खुफिया हाथ बड़े मुअस्सर तरीके से काम करता है। ये जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, आप देखिए, मैं इल्ज़ामात की तरफ, मैं इल्ज़ामात की जरा अगर मुझे इजाजत मैं इल्ज़ामात की तरफ आता हूँ। लेकिन मौजूदा ये जो कज़िया पैदा हुआ बलूचिस्तान के अंदर, मेरा पहला सवाल ये है कि जिस असम्बली की मुद्दत को 4.5-5 महीने रह गए हों, बिल्कुल, अगर उसके वजीर आला पर तमाम दुनिया के इल्ज़ामात भी साबित हो रहे हों और हर वजीर आला पर होते हैं,
तो उसका इंतज़ार क्यों नहीं कर लिया गया? एक इतना बड़ा इंतशार और बहरान क्यों पैदा किया गया? यानी उसके पीछे कुछ सियासी मकासद थे? ख़ास तौर पर उस सूबे में जहाँ के दाखिली हालात जो हैं वो हमेशा से अदम इस्तेकाम का शिकार रहे हैं, अब भी हैं। दहशतगर्दी जहाँ पर काबू में नहीं आ रही, आप उसको मल्टीप्लाई उस इंतशार को जब कर रहे हैं एक हुकूमत वक्त को हटाकर और चलाकर, तो आपका क्या मकसद है? यानी अपने वफादारों पे भी शक है ना, जो अपने वफादार है वो वफादार नहीं रहे। जब मौसर कुव्वतें अपनी कारकर्दगी दिखाती हैं, सर कमजोरी अपने अंदर है ना, फिर मौसर कुव्वतों को सियासतदानों की कमजोरी है। फिर जो वफादारी है ना दूसरी तरफ चली जाती है, ठीक है, जहाँ असल ताकत और असल हुकूमत। अब देखिए, अभी मेरे मोहतरम और या मकबूल जान साहब ने कहा है कि यह मकाफात अमल का नतीजा है। मकाफात अमल तो होती है, हर वक्त कार फरमा रहती है। अगर आप 1947 से लेकर अब तक की तारीख देखें तो अब मकाफात अमल का कुलिया हर सियासतदान पर, सिर्फ उन हुक्मरानों पर जो गैर आनी तौर पर इस मुल्क में बरसरे इक़्तिदार आते हैं, या पर मकाफात अमल का फार्मूला नहीं इतलाक होगा। जनरल मुशर्रफ जैसे आइन शिकन आदमी पर जो तमाम अदालतों को छोड़कर अपने गैर मामूली असर और रसूख की वजह से बाहर जाकर बैठा हुआ है, उस पर मकाफात अमल का कुलिया नहीं। आप हिंदुस्तान चले जाए, कौन सा सियासतदान है जो इल्जामात से बचा हुआ? क्या वहां पर निजाम उल्ट कर रख दिया जाता है? जेल में चला जाता है, लालू प्रसाद जाते तो और मेहमान भी जो इंतजार कर रहे हैं, मैं वापस आते हैं आपके पास। कामिल अली आगा साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, लियाकत शाहवानी भी। कामिल अली आगा साहब, आप सुन सकते हैं हमें? जी आगा साहब, ये बिल्कुल मैं अताउर रहमान साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगी, जिसमें उन्होंने कहा कि एक सूबा जो कि पहले ही इंतशार का शिकार था और हुकूमत जो है वो नहीं आने में जो है वो 6-7 महीने रह गए थे, तो आखिर इंतजार क्यों नहीं कर लिया गया? क्या लगता है आपको इसके पसे पर्दा जो चीजें जिनके बारे में बात कर रहे हैं अताउर रहमान साहब, आपके ख्याल में क्या है वो? और कहा जा रहा है बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन आप ही की है। देखें, अताउर रहमान साहब जो है मफरूजों पे बात कर रहे हैं। हकायक ये हैं कि वहाँ पे पार्लिमानी निज़ाम है और जमहूरियत है, और आईन पाकिस्तान इस बात की इजाज़त देता है कि अगर किसी जगह पे जमहूरियत जो है वो डिलीवर ना कर रही हो और किसी जगह पे निज़ाम जो है हुकूमत डिलीवर ना कर रही हो, तो उसके लिए आइन के अंदर आर्टिकल्स मौजूद है। 136 आर्टिकल अगर अताउर रहमान साहब को पढ़ा दें तो मेरे ख्याल में वो इस किस्म की तवीलें बनाने की उनको ज़रूरत पेश ना आए। और वहाँ पे 4.5 साल के करीब गुजर गया है, और 4.5 साल के अंदर अगर वहाँ पे लोगों के काम नहीं हुए, आगे इलेक्शन आ गए हैं और मेंबरान असम्बली जो हैं उन्होंने अवाम में जाके उनको जवाब देना है, उन्होंने बताना है कि हमने ये किया, ये नहीं किया। बड़ा इंपॉर्टेंट आपकी टेक है, लेकिन हम आपसे ये जरूर जानेंगे पिछले 5 साल, उससे पिछले 5 साल, उससे पिछले 5 साल और उससे पिछले 5 साल बलूचिस्तान में हमेशा अवाम की खिदमत करने वाली हुकूमत बनी है। आखिरी 4.5 महीने में यह मामला क्यों हो गया? खैर, आपके पास दोबारा आता हूं, राजा साहब के पास चलते हैं। खालिद राजा साहब, कोई जवाब नहीं है, ये जवाब नहीं है, ये जवाब नहीं है, ठीक, ये जवाब नहीं है। ये उस चीज का, उस अमल का और उस आईनी आर्टिकल का जवाब नहीं है। जब किसी के पास एक प्रोविजन मौजूद है, जब उसने देखा कि अब लोग जो है इलेक्शन में जा रहे हैं और हर कोई बेचैन है, हर कोई फिक्रमंद है और हम डिलीवर नहीं कर सकते। सर, 1 जनवरी को वजीर दाखिला ज़रफाज भुट्टी साहब स्टेटमेंट दे रहे हैं, 2 जनवरी को उन्होंने देख लिया। खैर, आपके पास दोबारा आता हूं आपके पास। खालिद राजा साहब, ये बताइएगा क्या पिक्चर क्या ड्रॉ होती हुई आपको नजर आ रही है कि इस्तीफा तो हो गया, अगर अब कोई भी शख्स, कोई भी पार्टी अक्सरियत हासिल ना कर सके, आइन किन किन पिक्चर्स को ड्रॉ करने की इजाजत दे सकता है? क्या हो सकता है? मुझे कह रहे हैं जी खालिद साहब, आपसे सवाल है। इसको पूछ ले। हाँ, मैं गुजारिश करता हूँ कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो अब राजा साहब, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? में है। हाँ, मैं गुजारिश कर रहा था कि अगर वजीर आला ने इस्तीफा दे दिया है तो नए वजीर आला का इंतखाब करना है, और जो भी पार्टी इन पावर होगी न्यूमेरिकली
वो नया वजीर आला चुन लेंगे। लेकिन ये आप इसको इतना सादा ना समझे, ये तो पूरे नेशनल सिनारियो में चल रहा है। असल में ये एक पहला स्टेप है जिससे आप फ्रस्ट्रेट करेंगे इलेक्शन ऑफ सेनेट। चंद माह में इलेक्शन सेनेट का आना है और मेरा ख्याल है जैसे ये असेंबली गई है, अगर एक और चली जाए तो नहीं होगा सेनेट का इलेक्शन। अच्छा, सादा अक्सरियत तो हमें मुश्किल लग रही, क्योंकि अभी तक जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि ना सिर्फ गवर्नरशिप की ऑफर दी गई जमीयत उलमा इस्लाम को, 20-20 करोड़ हर मेंबर को ऑफर दी गई, खाने पे बुलाया गया प्राइम मिनिस्टर ने, वहां नहीं गया और रात को तो साबिक स्पीकर बलोचिस्तान असेंबली जान जमाली ने एक इशारा दिया था, वहां अपोजिशन की तमाम जमातें भी इकट्ठी हो गई। आपको लग रहा है कि क्लियर होता नजर आ रहा है आपको जितनी कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है हुकूमत की इत्तेहादी जमातों समेत? मेरा ख्याल है कि जो जनरल एटमॉस्फेयर है उसकी तमाम तर फोकस सेनेट इलेक्शन पे है और जो कुव्वतें मैटर करती हैं वो इलेक्शन होता हुआ सेनेट में देख नहीं रही और उस तनाजुर में लगता नहीं कि हाँ जी यहाँ कोई बेहतरी आए। ठीक है, लियाकत शाहवानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत शाहवानी साहब, ये जो सेनेट के इलेक्शन की भी बात हो रही है और इससे जोड़ने की जो कोशिश की जा रही थी, असेंबलियों का गिरना और इस तरीके से, उस चीज को आप किस तरह से देख रहे हैं? और बहुत सारे तज्जियाकार ये भी तज्जिया कर रहे हैं कि ये सिर्फ बलूचिस्तान असेंबली तक बात नहीं रुकेगी, बात आगे बढ़ेगी, सिंध तक जाएगी, खैबर पख्तूनख्वा तक जाएगी। क्या कहेंगे आप? देखिए आयशा, पहले बात तो ये है कि आज वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश होना था और अगले एक हफ्ते में इसमें वोटिंग होना था, आज नहीं होना था। लेकिन मैंने कल 3 से 6 दिन यानी 12 से 16 तारीख के बीच में, लेकिन मैंने कल रात को फरीद रईस के शो में ये एडवांस में कह दिया था कि अगले 20 घंटों में नवाब सनाउल्लाह ज़हरी वज़ीर आला बलूचिस्तान नहीं रहेंगे और 20 घंटे मुकम्मल होने के बाद वो अब सीएम नहीं रहे। एक सवाल ये उठाया गया कि अब इसमें सिर्फ 5 महीने रहते थे इस गवर्नमेंट को, इसको अब हटाने की क्या जरूरत थी? तो इससे पहले 2013 में नवाब असलम रहसानी की जो हुकूमत है उसके भी सिर्फ 3 महीने रह गए थे, लेकिन उसकी गवर्नमेंट को डिसमिस करके गवर्नर राज इंपोज किया गया था। अब आता हूं कि सेनेट के मामला। देखिए, इस फैसले के बाद मेरे ख्याल में अगेन बाल जो है नवाज शरीफ के कोर्ट में चला गया है। अब होगा ये कि सनाउल्लाह ज़हरी के साथ जो 5, 6 या 7 जो नून के अराकीन उसके साथ आखिर तक वफादार रहे वो, और जमीयत जो है वो अपोजिशन बेंचों से हटकर अब नवाज शरीफ के कहने पे नया जो सीएम है उसको सपोर्ट कर सकते हैं और नेशनल पार्टी और पीकेएम तो ऑलरेडी नवाज शरीफ के साथ हैं। इससे यह हुआ कि बोरानी कैफियत जो पैदा होनी थी, खसूसन अगर नए सीएम पे कॉन्सेंसस डेवलप नहीं होता तो फिर आर्टिकल 112 सब सेक्शन 2 इन्वोक हो जाती। उसका यह मतलब है कि गवर्नर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की अप्रूवल से असेंबली को डिसॉल्व कर सकते थे और आर्टिकल 234 के तहत प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बलूचिस्तान में गवर्नर राज या कोई निगरान हुकूमत सेटअप ला सकते थे। अब यह है कि जो एक सेनेट के लिए बोरानी कैफियत पैदा हो सकती थी वो बोरानी कैफियत जो है अब मुझे नजर नहीं आ रहा। अब एक स्मूथ ट्रांजिशन ये हो सकती है कि नवाब सनाउल्लाह ज़हरी के साथ जो उसके 5-6 वफादार दोस्त आखिर तक रहे उनमें से किसी को सीएम के तौर पर लाए। वहां की वो मौलाना फजल रहमान के कंट्रोल में नहीं है, वो अपने इंडिपेंडेंट फैसले करते हैं। उन्होंने मौलाना फजल रहमान से कहा था आप तशरीफ मत लाएं। नून लीग वहां की नवाज शरीफ के कंट्रोल में नहीं थी, उन्होंने कहा था आप तशरीफ ना लाएं, वज़ीर आज़म से मिलने से इनकार किया। वासे साहब कह रहे हैं हम गर्दन कटवा सकते हैं, अपने कायद की बात को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकते, यानी हमारे तमाम फैसलों में मौलाना फजलुर रहमान शामिल है। मैं चार ऐसी मिसालें दे सकता हूं। कल प्रोग्राम में कानून है नहीं, वो कहते रहे हैं कि जहां वासे साहब क्या पूरी जमीयत उलमा इस्लाम जो थी उनको उन्होंने कहा आप सूबाई इख्तियार लहदा कर दें, और फजल रहमान खुद रिकॉर्ड पे हैं कि उन्होंने कहा कि वो अलहदा सूबाई मामला है, हमारे यहाँ खुद मुख्तारी है बकायदा, हम उनको कहते हैं। वो मरकज में किसी और के साथ होते थे, यहाँ किसी मरकज में वो नून लीग के साथ बैठे हुए थे या वो नून लीग के खिलाफ हैं, तो कैसे शामिल हो गए? उनको इतने 4 साल से खिलाफ चले आ रहे हैं। ठीक, पश्तून खाका और उनका आपस में ईट बुद्ध शिद्दत का बैर है, ठीक है, वहां पश्तूनख्वा के साथ फजल रहमान है। पहले बात तो है ना कि ये बयान पे ना जाया करे, तो वो एक तो ये अदम इत्माद को वापस कराने में महमूद अचकज़ई का सबसे ज्यादा हाथ है। 5 अरकान ऐसे थे पश्तूनख्वा मैप के जो कहते थे कि हम छोड़ जाएंगे तुम्हें, महमूद अचकज़ई का ही, मोहम्मद अचकज़ई के अरकान। उस्मान काकड़ कल इसी बात पे तो गुफ्तगू कर रहा था। ठीक, एक तो यह है कि वहां हलचल मची हुई है। अब उसमें मसला है कंसेंसस। पहली बात तो यह कि चंगेज मरी का नाम आ रहा है कि चंगेज मरी को, मुझे लगता है उसमें अख्तर मैंगल बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।
बहुत इंपॉर्टेंट लिंच पिन है उसके अंदर। और अख्तर मैंगल जो है उसने एक नया जन्म लिया है बाद मामला के अंदर, क्योंकि अख्तर मैंगल जिस वक्त नवाज शरीफ साहब उसको डिच करके चले, मुशर्रफ की कैद में था और नवाज शरीफ साहब चलते हुए जद्दा में बैठे हुए थे, और वो अक्सर इस बात का तज़किरा करता था कि मुझे धोखा भी दिया और खुद वहां भाग भी गया और मुझे मुशर्रफ के पास छोड़ गए। अख्तर मैंगल जो हैं वो इस वक्त कौम परस्तों का ऐसा लीडर है कि जो वहां पर किसी न किसी हद तक ये जो इंसर्जेंसी के लिए बेहतर हो सकता है। मुझे लगता यह है कि या अख्तर मैंगल या फिर चंगेज मरी की शख्सियत इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भारी फजलुर रहमान साहब की ये टेक कि जब हम पिछले साल केपी के हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाना चाह रहे थे तो नून लीग ने हमें सपोर्ट नहीं किया था, इस वजह से हम उधर, यानी इस तरह की कोई टेक नहीं है। ओके, यहाँ आपको अपडेट देते चलें कि इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शाह हो गई। ऐसी कौन सी गेम खेली आप लोगों ने कि अचानक 2 जनवरी से 9 जनवरी के दरमियान सब कुछ क्लियर हो गया? मेरे भाई, आप अगर बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स का बगौर जायजा लें तो वहाँ पे हर किसी के ऊपर एक टैग लगा होता है, लेकिन वो टैग जो है वो असली वाला टैग नहीं होता। हर मेंबर जो है सूबाई असम्बली का उसको कंट्रोल करने वाली कोई और कुव्वत होती है। और वहाँ पे ये वाला मसला कि ये नून लीग का है, ये जमीयतुल उलमा इस्लाम का है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म का है, ये वाला मामला सिर्फ दिखावे का होता है। वहाँ पे जो हालात हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। वहाँ पे ये वाली सियासत जो पंजाब के अंदर है वो वाली सियासत वहाँ पे नहीं है। और आप माइंड इट प्लीज़ कि आप देखेंगे कि वहाँ पे ये जो अगला कोर्स है इसमें अब तो है कि गवर्नर ने एक असम्बली का इजलास बुलाना है और वो इंतखाब के लिए बुलाना है और उसके अंदर नामजदगियाँ होंगी। अगर एक नाम हुआ तो फिर गवर्नर जो है वो ये कहेगा कि आप एतमाद का वोट हासिल करें असम्बली से, वो एतमाद का वोट हासिल करेगा। और अगर 2 कैंडिडेट हुए तो फिर डिवीजन के साथ वहाँ पे इलेक्शन होगा और इलेक्शन के अंदर जो एक्सरियत हासिल करेगा वो कामयाब हो जाएगा। रही बात कि मियाँ नवाज शरीफ की पार्टी और उसकी हुकूमत ये मसनूई अक्सरियत के साथ हुकूमतें इसी तरह चला करती हैं। ये असल हकायक हैं और बलूचिस्तान की ग्राउंड रियलिटी ये और ये मकबूल साहब बैठे हुए हैं, ये आपको ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकेंगे और समझा सकेंगे। इनको सारी हिस्ट्री का पता है, ये वहां पे डील करते रहे हैं मेंबरान असम्बली के साथ, तो इनको हकायक का इल्म है। वहां पे मसनूई अक्सरियत बना के एक हुकूमत बनाई गई और जो रईसानी की हुकूमत थी वो भी मसनूई थी, इसलिए जब चाहा उसको खत्म कर दिया। अब रही गवर्नर की बात कि ये सोचा जा रहा होगा इस वक्त कि वो महमूद खान अचकज़ई का चूंकि भाई है इसलिए वो वफाक के कहने पे चलेगा, कतई तौर पे नहीं। आप ये नोट कर लें किसी जगह पे, वो किसी तौर पे भी वफाक का या मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी वहां पे ना कर रहा था ना करेगा। वो करेगा जो बलूचिस्तान के हालात के मुताबिक उसे करना होगा और वो उस बंदे को नामजद करेगा जिस बंदे के मुतल्लिक जो है ये शवाहद मौजूद होंगे कि वो मियाँ नवाज शरीफ के साथ तावन नहीं करेगा और मुस्लिम लीग की वफाकी हुकूमत के साथ नहीं चलेगा, वो इंडिपेंडेंटली चलेगा और वो कुछ करेगा जो बलूचिस्तान के अवाम के फायदे में होगा। ये असल हकीकत है, ग्राउंड रियलिटीज हैं और बाकी बातें जो है वो मफरूज़ों पे हैं और मफरूज़े जो हैं वो देर पा नहीं हो सकते, वो वक्ती तौर पे किसी को गलतफहमी में डालने के लिए जरूर इस्तेमाल किया जा सकता है। आपकी तरफ दोबारा वापस आते हैं, लियाकत शाहवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत साहब, अभी जो है कहाँ मुलाकात की खबर आई है कि नवाज शरीफ और जो वज़ीर आज़म है शाहिद खाकान अब्बासी उनके माबैन मुलाकात हो रही है। क्या लगता है आपको, मतलब आपकी राय में आपको क्या लगता है कि इस वक्त कौन सी वो अहम चीजें हैं जिन पर बात होनी चाहिए और इस वक्त नून लीग को वो करने की अशद जरूरत है बलूचिस्तान में हालात अपने कंट्रोल में करने के लिए? देखिए, सबसे बड़ा खदशा जो नवाज शरीफ को साहब को था वो ये था कि इस सेनेट से कबल असम्बली डिसॉल्व ना हो या फिर कोई ऐसा सीएम ना आ जाए जो असम्बली को डिसॉल्व कर ले। अब उनकी ये कोशिश होगी कि जिसमें सनाउल्लाह ज़हरी के कुछ जो अराकीन रह गए या इवन
ये जो बागी ग्रुप है इसमें से जिसने आत औला रखा हुआ था, जिस पे अब भी ट्रस्ट किया जा सकता है, किसी ऐसे शख्स को सीएम लाने की कोशिश की जाएगी कि वो सेनेट तक असेंबली को कंटिन्यू रखें और उसे डिसॉल्व न करें। और दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि सनाउल्लाह ज़हरी के इस्तीफा देने के साथ ही जो असेंबली डिसॉल्व होने का खदशा था वो मुकम्मल तौर पे अब टल चुका है। अब अगर नेक्स्ट सीएम पे कंसेंसस डेवलप भी नहीं होता तो असेंबली डिसॉल्व गवर्नर नहीं कर सकता, क्योंकि असेंबली जो आर्टिकल 112 है वो इन्वोक नहीं होगा। तो ये इनकी प्रायोरिटी है कि सेनेट बहरहाल हो। और अब मियां साहब चूंकि बलूचिस्तान का उनको कम ही याद आता है, अनफॉर्चुनेटली ये बलूचिस्तान की 17 असेंबली की नशिस्तें हैं, 342 की हाउस में उसकी इतनी अहमियत नहीं है। न सिर्फ मुस्लिम लीग नून, कोई भी वफाकी जमात बलूचिस्तान को अहमियत इसीलिए नहीं देता, जब तक बलूचिस्तान की सीटें वाफिर मिकदार में नहीं बढ़ते बलूचिस्तान का यही हाल रहेगा। अभी आप देखें कि इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को मूव हुए 1 हफ्ता हुआ, लेकिन शायद खाकान अब्बासी साहब कल बलूचिस्तान गए थे और 1 रात गुजारने के बाद वापस यहां पर चले आए। आपकी नजर में तहरीक-ए-एतमाद जो सेनेट के इलेक्शन है उस पर किसी किस्म के तरीके से असरअंदाज नहीं होने, क्या हमारे साथ ही रहिएगा। अच्छा साहब, आपकी गुफ्तगू और कामिल अली आगा साहब की गुफ्तगू काफी मिलती जुलती नजर आ रही है। वो कह रहे हैं महज नाम है पार्टियों का, पीछे डोरें किसी और के हाथ में है, या तो वो कोई डोरों का नाम बता दें। तो क्या ऐसा ही चलेगा बलूचिस्तान? देखिए, बात यह है कि अब जो सनाउल्लाह ज़हरी साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है और अब जिन लोगों ने तहरीके अदम एतमाद पेश की उसके मुहर्रिक थे, आनी तौर पर उनसे पूछा जाएगा कि वो अपना मुतबादल वज़ीर आला लाएं। ठीक, मुतबादल वज़ीर आला पर इत्तफ़ाक़ राय होता है या नहीं होता, और वो अक्सरियत हासिल करने के काबिल होते हैं या नहीं होते, ये वक्त का अहम सवाल है। लेकिन उससे अहम तर सवाल ये है कि क्या आप इस असेंबली के वजूद को अगले 4.5 महीने के लिए बचा पाएंगे कि नहीं? सही, क्योंकि जो फैसला कुन ताकतें हैं और जिनमें हमारी सियासी जमातों में मुस्लिम लीग का पेश है, वो 2018 के इंतखाबात नहीं चाहते। चौधरी शुजाअत हुसैन साहब बार बार ये कह चुके हैं कि उन्हें 2018 के इंतखाबात का इनेकाद मशकूक नज़र आता है, और वही पेश थे, उनकी जमात ही इस तहरीक अदम एतमाद को लाने में। और अब अगर 2 सवाल हैं, अगर तो असेंबली अपना वजूद बरकरार रखती है अगले 4.5 महीने तक, तो ये इम्कान गालिब है कि सेनेट के इलेक्शन हो पाएंगे, और सेनेट के इलेक्शन हो पाए तो फिर 2018 का इंतखाबात की राह हमवार हो जाएगी। और अगर वो अपना किसी वज़ीर आला पर इत्तफाक़ राय नहीं होता, और जिसको भी आप मुंतखब कर लेते हैं वो एडवाइस दे देता है गवर्नर को कि असेंबली तोड़ दी जाए, जैसे कि ख्वाहिश है, तो उसके बाद फिर ये क्या सराइयाँ शुरू हो जाएंगी कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा और सूबा सिंध की असम्बलियाँ भी बाकी रहती हैं या नहीं। गोया सेनेट के इंतखाबात को ना होने देना बाद फैसला कुन कुव्वतों की असल ख्वाहिश है। आपको मालूम है 12 नवंबर 1999 का जो शब खून हुआ था, जी, उससे पहले भी मार्च 2000 में सेनेट के ही वस्त मुद्दती इंतखाबात का मरहला दरपेश था, और हमारी मुक़्तदर कुव्वतों को हरगिज़ मंजूर नहीं था कि एक मुंतखब वज़ीर आला वज़ीर आज़म इतनी ताकत हासिल कर ले कि वो सेनेट में भी उसको अक्सरियत आ जाए और पार्लियामेंट में पूरी अक्सरियत। रहमान साहब, इसी हवाले से डॉक्टर खालिद रांझा साहब से मैं एक सवाल करना चाहूंगी। अगर इलेक्टोरल कॉलेज एक ना हो तो फिर सेनेट के इंतखाबात किस तरह से हो सकते हैं, क्या असर पड़ सकता है उसके ऊपर आपके ख्याल में? मैं समझता हूँ अगर इलेक्टोरल कॉलेज एग्जिस्ट नहीं करता तो सेनेट के इलेक्शन नहीं हो पाएंगे। और आज तमाम तर जो गेम चल रही है, ये गेम चल रही है ना तो रेलेवेंट सूबाई असम्बलियाँ हैं, असल बात जो है जेन में जो इलेक्शन है सेनेट का, जो कि 5 माह के बाद जो कि मार्च में होना है, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये जो इनकी अहमियत है इन असम्बलियों की, वो है बनाता है सेनेट इलेक्शन। और अगर ये असेंबली डिसॉल्व हो जाए तो फिर सेनेट का इलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इलेक्टोरेट नहीं होगी। तो
अगर असेंबली में कोई भी पार्टी अपनी जो है वो अक्सरियत साबित नहीं कर पाती है, तो गवर्नर राज के हवाले से जो बातें की जा रही थी, आपको लगता है वो ऑप्शन अभी भी है या इस तरह की कोई चीज हो सकती है? मेरा ख्याल है कि जो इसी असेंबलियां जो हैं ये 5 माह नहीं निकालेंगी, 4 माह नहीं निकालेंगी, और जो इलेक्शन सेनेट का फ्रस्ट्रेट होगा और आइंदा इलेक्शन भी शायद जो मुकर्रर तारीख पे ना हो पाए। गवर्नर राज इज एन ऑप्शन। ठीक है, खालिद जानी साहब को मुमकिनात में से कुछ ऐसी चीजें नजर आ रही हैं जो जिसका हम सिर्फ गैस ही कर सकते हैं। और ये मकबूल जानी साहब ये बताइएगा, इलेक्टोरल कॉलेज अगर कंप्लीट नहीं हुआ, रहमान साहब कह रहे हैं, अब्दुल रहमान साहब कह रहे हैं, अताउर रहमान साहब कह रहे हैं कि कुछ ऐसी ताकतवर कुव्वतें हैं जो ये चाहती हैं। ये ताकतवर कुव्वतें जो हैं, मुक़्तदर ताकतवर, मेरी बात सुने, मेरी बात, सियासतदानों से इतनी स्ट्रांग क्यों होती है? स्ट्रांग से कोई स्ट्रांग नहीं होता। पहली बात तो ये है कि क्या एक अपोजिशन पार्टी को ये पूरा हक हासिल नहीं कि किसी दूसरे को सेनेट में अक्सरियत देने से रोके? मुझे तो जमहूरियत है ना, बीसी में नजर आ रहा है। ये कोई फौज तो नहीं आई ना, बिल्कुल कोई जर्नैल तो नहीं आया ना, इसकी इजाजत तो कानून देता है ना। देखिए आप एक आईनी प्रोसेस को कह रहे हैं कि नीयत की खराबी। मैं बलूचिस्तान के एक एमएनए को, एमपी को जानता हूं, जाती तौर पे जानता हूं, जाती तौर पे मेरे दोस्त हैं वो लोग। उनमें से कोई एक शख्स ऐसा नहीं कि जो एस्टेब्लिशमेंट का बंदा होकर सर्वाइव कर सके। जितनी वहां पर रिफ्ट है वहां होता है मरकज के साथ लोग बैठते हैं, मरकज के लोग होते हैं या मरकज के अगेंस्ट होते हैं। बलूचिस्तान का बेसिकली इशू बहुत अजीबोगरीब है। बलूचिस्तान का मसला यह है कि बलूचिस्तान के अंदर कोई एक पार्टी भी मुकम्मल तौर पर इक़्तिदार नहीं थी। 3 मुख्तलिफ किस्म की इकाइयों में तकसीम है, बरोई अलहदा है, बलोच अलहदा है, और वहां पर पश्तून अलहदा है। 40% ज्यादा पश्तून है, जिस पर पश्तून में उनकी लड़ाई। अब होना क्या है, यहां पर आपको एक कंसेंसस कैंडिडेट लेके आना पड़ेगा। यानी पहली दफा हुआ है कि सरफराज बुट्टी ने कहा कि मैंने नवाज शरीफ से नहीं पूछा, और मैं मुस्लिम लीगी हूं, मुस्लिम लीग में रहूंगा, मैंने नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? उसकी बुनियादी वजह यह है, कोई कहता है कि हमारे ऊपर आप गलत कैंडिडेट, डेमोक्रेसी तो यही कहती है ना कि आप उन इलाके की जो है अपना पार्लिमानी पार्टी, उससे पूछो कि तुम्हारा वजीर आला कब आना चाहिए। जब ये सनाउल्लाह ज़हरी हो रहा था 3 महीने लगे थे, कंसेंसस कैंडिडेट नहीं रहा था। नवाज शरीफ साहब ने ही पुट हिज फुट डाउन, करी मैं कहता हूं ये हो, उन्होंने मान लिया। मान लेकर से एक दूसरी चीज मैं आपको एक बात बताऊं कि ये प्रोसेस जो है, अगर कोई शख्स नवाज शरीफ को रोकता है थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस, तो इसको पूरा हक हासिल है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी भी बिकी हुई है, और ये सब दोबारा मैं एक आखिरी पीपल्स पार्टी की भी एस्टेब्लिशमेंट में बिकी हुई है, नून लीग भी बिकी हुई है, नून लीग के बलूचिस्तान के ये बागारत लोग भी बिके हुए हैं, और पाकिस्तान इमरान खान भी बिका हुआ है, पर जमीयत उलमा इस्लाम भी बिकी हुई है, अख्तर मैंगल भी बिका हुआ है। नवाज शरीफ वाहिद बंदा है जो एस्टेब्लिशमेंट नहीं बिका। हम बिकने के लिए तैयार है, अगले खरीदने के लिए तैयार है। एक ब्रेक के बाद आ जाए तासब, आपके पास बड़े इंपॉर्टेंट गुफ्तगू, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन आपके लिए मैंने तैयार करके रखा हुआ है। खालिद जानी साहब एक नेक्स्ट जंग में हमारे साथ नहीं होंगे, हमसे बात कर रहे थे, टेक्निकलिटीज के हवाले से बात कर रहे थे, क्या गालिब इम्कानात हो सकते हैं। आज बलूचिस्तान असेंबली में अदम एतमाद आई और आने से पहले ही इस्तीफा दे दिया गया, और दीगर अमूर हैं। इस ब्रेक के बाद